नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिविल सर्विसेज डीम पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपीएससी 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको इसको मैंने पूरा रीड किया है पहले, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उनको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो ये हाईलाइट की हुई जो पीडीएफ है यह आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा पढ़ लीजिए और इस वीडियो को भी देख लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपने इसको वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया हो। ठीक है, तो ये जो है 14 फरवरी 2024 को, यानी आज बसंत पंचमी के दिन नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बहुत ही शुभ दिन बसंत पंचमी है, तो उसकी शुभकामनाएं आप सभी को। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, वो है 5 मार्च 2024। ठीक है, तो 5 मार्च 2024 तो लास्ट डेट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आपको खुद से चूज़ करके भरना पड़ता है, तो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस पे आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है। तो जितनी जल्दी आप फॉर्म को अप्लाई कर देंगे उतनी जल्दी आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर भर जाते हैं, उनकी एक निश्चित संख्या होती है वहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए तय की जाती है। तो अगर बहुत लेट अप्लाई करेंगे तो हो सकता है वो एग्ज़ाम सेंटर भर जाए, फिर आपको दूसरा चूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आप जल्दी इसको अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन इससे पहले आप पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, आप हमारा वीडियो देख लीजिए, किसी और का भी देख लीजिए। ठीक है, क्लियर हो जाए सारे डाउट्स तभी आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कमीशन टेक्स अप वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस विद रेफरेंस टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओनली आफ्टर द कैंडिडेट हैज़ क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में अभी आपको कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगाने हैं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई यहाँ पे बताया गया है कि जो यूपीएससी online.nic.in जो वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओटीआर अगर आपने पहले कर दिया है, इससे पहले अगर आपने दिया हो, लास्ट ईयर दिया हो या उससे पहले दिया हो, अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये सिर्फ एक बार ही करना है। तो अगर आप पहले कर चुके हैं, ठीक है, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं किया है ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपको पहले ओटीआर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा इस फॉर्म को। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि ओटीआर हैज़ टू बी रजिस्टर्ड वंस इन लाइफ टाइम, ओनली वंस इन लाइफ टाइम, एक ही बार आपको करना है। दिस कैन बी डन एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, मतलब ये कभी भी भरा जा सकता था। If the candidate is already registered, he or she can be proceed straight way for filling up the online application form for examination। ठीक है, तो अगर भर चुका है आपका OTR फॉर्म तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल। तो अगर कुछ बदलाव करने हैं आपको OTR में, जैसे अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भर दी गई गलती से, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बताया गया, इन केस द कैंडिडेट वांट्स टू इफेक्ट एनी चेंज in his or her OTR profile, it shall be allowed only once in the lifetime after the registration at OTR platform। तो OTR जब रजिस्ट्रेशन आप कर देंगे उसके बाद आपको सिर्फ एक ही मौका दिया जाएगा उसमें करेक्शन करने का। The change in OTR profile data shall be available till expiry of 7 days from the next day after the closure of application window। ठीक है, जो फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, यानी कितनी, शायद 5 मार्च है, उसके बाद से 7 दिन तक यानी 12 मार्च तक जो है इसमें करेक्शन किया जा सकता है। किसमें? OTR प्रोफाइल में। इन केस द कैंडिडेट आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ OTR अप्लाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एग्जामिनेशन, लास्ट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ OTR वुड बी 12 मार्च। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब लास्ट डेट जो होगी OTR में करेक्शन करने की, वो आपकी 12 मार्च होगी। तो ये लास्ट डेट है। ठीक है, मतलब कभी भी आप उससे पहले कर सकते हैं अगर कुछ गलती हो गई है तो। उसके बाद है यहाँ पे मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए आप अप्लाई करते हैं, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में ही कुछ गलती हो जाती है भरने से, तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे लिखा है कि द कमीशन हैज़ आल्सो डिसाइडेड टू एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्शंस इन एनी फील्ड्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस एग्जामिनेशन फ्रॉम नेक्स्ट डे। कब से? फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ द क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन विंडो, यानी जो 5 मार्च होगा उसके बाद से, मतलब 6 मार्च से, ऑफ दिस एग्जामिनेशन। द window will remain open for 7 days from the date of opening of the same, that is from 6 March to 12 March 2024। In case a candidate wants to carry out any change in his or her OTR profile during this period,
then he or she should log into OTR platform and डू द नीडफुल अकॉर्डिंगली। मतलब कि अगर मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जाके करना होगा, लेकिन OTR की प्रोफाइल में अगर करेक्शन करना है तो आपको OTR में जाके वहाँ पर करेक्शन करना होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इन अदर वर्ड्स, नो चेंज इन द OTR प्रोफाइल कैन बी मेड बाई विजिटिंग द विंडो ऑफ मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा लिख दिया गया है कि OTR प्रोफाइल में अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो में जाके अगर कोई करेक्शन करते हैं तो वो OTR में नहीं मान्य होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा संख्या में महिलाएँ जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करें, मतलब जितना हो सकता है करें, ताकि जो बैलेंस बना रहा है, जेंडर बैलेंस बना रहा है, लैंगिक समानता बनी रहे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विदड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम। ठीक है, तो सबमिट करने के बाद विदड्रॉ नहीं किया जाएगा। हालांकि सिर्फ फॉर्म भरने से आपका जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, अटेम्प्ट आपका तभी काउंट किया जाएगा जब आप किसी भी एक पेपर में जाके, प्रीलिम्स में जाके, जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें अगर आप अपीयर हो गए तो आपका अटेम्प्ट माना जाएगा, अदरवाइज फॉर्म भरने से अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इस पॉइंट को देखकर। उसके बाद है 2.4 जो है कि आपके पास कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ वन फोटो ID कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर फोटो ID कार्ड इशूड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक आपके पास फोटो ID कार्ड होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा ID कार्ड जिस पे फोटो लगी हुई हो, चाहे जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी हो सकता है, जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया हो। The details of this photo ID card will have to be provided by the candidate while filling up the online application form। तो इस फोटो ID कार्ड की जो डिटेल होगी वो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी पड़ेगी। जैसे अगर आपका आधार कार्ड आप वहाँ पे लगाते हैं तो आधार कार्ड का जो नंबर होगा वो आपको भरना पड़ेगा। एक और पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, दिस फोटो ID कार्ड विल बी यूज्ड फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंस and the candidate is advised to carry this photo ID card while appearing for examination या इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट जिसको कहते हैं। मतलब कि जो भी आप यहाँ पर फोटो ID कार्ड लगाएंगे वो आपको हमेशा, जब भी आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जाएं, जब भी आप मेंस का एग्ज़ाम देने जाएं, जब आप इंटरव्यू देने जाएं, तो आप अपने साथ लेकर जाएं उसको। ठीक है, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो कि 5 मार्च 2024 को शाम के 6 बजे तक। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि 5 मार्च है तो रात, मतलब 12 बजे रात तक 5 मार्च रहेगी, तो रात जो 5 मार्च होगी वो 6 बजे तक के लिए ही यहाँ पर अलाउ किया गया है। ठीक है, तो हालांकि लास्ट डेट का इंतज़ार तो नहीं करना है आपको, जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ये तो आपको पता ही होगा ऑब्जेक्टिव जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। उसके बाद है यहाँ पर यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जैसे कि अगर आप आयोग के माध्यम से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो ये नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, आप वहाँ से पूछ सकते हैं कुछ भी पूछना हो तो। मोबाइल फ़ोन्स वगैरह ये एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जाने हैं। नॉट टू ब्रिंग एनी ऑफ द बैंड आइटम्स, जो भी मोबाइल फ़ोन्स हो गए या कुछ भी है एग्ज़ाम हॉल में वहाँ पर नहीं ले जा सकते। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एज वाई, ये कोई वैल्यूएबल कॉस्ट जैसे कोई ज्वेलरी हो गई जैसी चीज़ें नहीं ले जानी है वहाँ पर। ठीक है, जिसकी रखवाली आयोग नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ें मत ले जाइए। इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग अ फोटोग्राफ वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ़ोटो अपलोड करने से संबंधित। इससे पहले नोटिफिकेशन आता था तो ये पॉइंट नहीं होता था, ये पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ज़रूर आप अच्छे तरीके से देखिए। यहाँ लिखा है कि द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। तो 5 मार्च जो है उससे 10 दिन से पुरानी फ़ोटो नहीं आपको अपलोड करनी है यहाँ पर। ठीक है, यानी 5 मार्च है उसके 10 दिन के अंदर ही आपको फ़ोटो खिंचवा के वही फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, जैसा कि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इंश्योर दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन आर क्लियरली मेंशन्ड ऑन द फोटोग्राफ। तो एक तो कैंडिडेट का नाम लिखा होना चाहिए, दूसरा क्या है, जब भी फ़ोटो खिंचवाइए उसकी डेट वहाँ पे लिखी होनी चाहिए फोटोग्राफ के ऊपर। द कैंडिडेट्स फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द
स्पेस इन द फोटोग्राफ। ठीक है, उसके बाद है द कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट देयर अपीयरेंस मस्ट मैच विद देयर फोटोग्राफ at each stage of the examination process, that is at the time of preliminary, मेंस एंड इंटरव्यू टेस्ट। ठीक है, मतलब जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे तो वो आपकी मैच होनी चाहिए। उसके बारे में यहाँ पे दिखा गया है कि इफ़ ए कैंडिडेट अपलोड्स ए बियर्डेड फोटोग्राफ ही मस्ट अपीयर विद द सेम लुक इन द प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी बियर्ड के साथ, मतलब दाढ़ी है खूब बड़ी सी, और वही फ़ोटो लगा दी वहाँ पे, खिंचवा के, जल्दी से खिंचवा के लगा दी। ठीक है, तो अगर दाढ़ी वाली फ़ोटो आपने लगाई है वहाँ पे, अपलोड की है, तो आप प्रीलिम्स देने जाएंगे तब भी आपकी बियर्ड होनी चाहिए, दाढ़ी होनी चाहिए। मेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे तब भी होनी चाहिए। इंटरव्यू देने जाएंगे तब भी होनी चाहिए। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जैसी फ़ोटो आप लगाएं वैसे ही आपको प्रस्तुत होना है आयोग वहाँ पर एग्ज़ाम के सामने। ठीक है, एंड इंटरव्यू टेस्ट। ठीक है, सेम वुड बी द केस विद स्पेक्टिकल्स, या जैसे मूछे कुछ लोग रख लेते हैं, या चश्मा लगा के फ़ोटो खिंचवा ली। ठीक है, तो जैसी ही फ़ोटो आपने खिंचवाई है बिल्कुल वैसे ही आपको प्रस्तुत होना है एग्ज़ाम में। 30 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है, उसके बाद अलाउ नहीं किया जाएगा हॉल में। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट लिखी हुई है 26 मई। ये सारी सर्विसेज हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो आपको सिलेक्शन के बाद आपको दी जाएंगी। जैसे यहाँ पे IAS हो गई, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस है, IPS। ठीक है, ये सारी लिखी हुई हैं, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज टू बी फिल्ड थ्रू द एग्जामिनेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 1056। ठीक है, 1056 जो है वो टोटल वैकेंसी हैं, तो अच्छी खासी वैकेंसी हैं UPSC में, मतलब देखा जाए इस बार। इसके बाद यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो देख लेते हैं। ये दिव्यांग कैटेगरी के लिए यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि जो मेन पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। सेंटर्स ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सारे सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आप, यहाँ पे टोटल कितने 80 सेंटर हैं, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो इलाहाबाद के कैंडिडेट्स हैं वो उसको प्रयागराज भरेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि नाम बदल दिया गया है, पहले ही लोगों को पता होगा, क्योंकि सर्च करते हैं तो वहाँ से दिखाई नहीं देता है, इलाहाबाद से सर्च करेंगे तो नहीं, तो प्रयागराज आप सर्च करिएगा तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सारे सेंटर हैं प्रीलिम्स के लिए, तो इसको आपको खुद से चूज़ करके भरना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कि मतलब काफ़ी बाद में एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तब तक क्या होता है कि जो कुछ सेंटर भर जाते हैं, तो क्या करना है, तो आपका जो भी नियरेस्ट हो, दूसरा हो, या जहां आप आराम से पहुंच सकते हैं वो वाला आप जो है सेंटर अपना चूज़ करके भर दीजिएगा। ठीक है, मेंस के लिए सेंटर, क्योंकि DEF 1 आपको भरवाया जाएगा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब दोबारा मेंस के लिए। ठीक है, तो ये मेंस का सेंटर है, वो आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ये। उसके बाद है अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स विल बी ऑन द फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस एंड वंस द कैपेसिटी ऑफ पार्टिकुलर सेंटर इज अटेंड द सेम विल बी फ्रोजन। ठीक है, तो मतलब वही बात है कि पहले आप अप्लाई कर देंगे तो पहले आपको मिल जाएगा, जब भर जाएगा वो सारा सेंटर जो है तो वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेंट्स हु कैन नॉट गेट ए सेंटर ऑफ देयर चॉइस ड्यू टू सीलिंग विल बी रिक्वायर्ड टू चूज़ ए सेंटर फ्रॉम द रिमेनिंग वंस। तो जो भी बचे हुए हैं उनमें से आपको कोई एक चूज़ करके भरना है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन तो पता ही है आपको, प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो है GS का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। सेकंड पेपर जो होगा वो आपका CSAT का होगा, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो भी 200 नंबर के होंगे और उसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन CSAT वाला क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 33% आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गई हैं एज लिमिट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं इसमें। तो ए कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 32 ईयर्स ऑन द 1st of August 2024. The candidate must have been born not earlier than 2nd August 1992 and not later than 1st August 2003. ठीक है, अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम एज तो आपकी 21 जरूर होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, मैक्सिमम एज 32 होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, क्योंकि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की भी बात की गई है, तो वो आगे अभी देखते हैं। तो मिनिमम एज कैसे पता चलेगी आपकी, तो अगर आपका जन्म
1 अगस्त 2003 के बाद नहीं हुआ है। अगर किसी का जन्म, अब कोई कहे कि सर मेरा जन्म 15 अगस्त 2004 को हुआ है, तो आप एलिजिबल नहीं है। 2 अगस्त 2003 को भी हुआ तो भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, 1 अगस्त 2003 के बाद वाले जो हैं वो एलिजिबल नहीं हो, वो 21 साल से कम उनकी उम्र होगी। तो 1 अगस्त 2003 को या उसके पहले आपका जन्म हुआ है, ठीक है, तो आपकी एज 21+ होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे कही गई है कि 1 अगस्त 2 अगस्त 1992 के पहले ना हुई हो, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। ठीक है, यानी 32 से प्लस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 अगस्त 1992 के पहले ना हो अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इससे। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की गई है कैटेगरी वाइज, तो 5 ईयर्स 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है SC और ST कैंडिडेट्स को। ठीक है, यानी 32 + 5 यानी 37 ईयर्स तक जो है वो एलिजिबल हैं SC ST कैंडिडेट्स। 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर OBC कैंडिडेट्स को दिया जाता है, यानी 35 की एज तक जो है वो OBC कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं 35 की एज तक, और 37 ईयर्स तक SC ST कैंडिडेट। ठीक है, जनरल के लिए 32। क्लियर हो गया। उसके बाद भी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के बारे में दिया गया है, और EWS के बारे में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, जो 32 ही है, वो जो जनरल वाला है वही है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा अगर किसी का यहाँ पर है तो, जो दिव्यांग कैटेगरी का है। हालांकि यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी के बारे में अभी देखते हैं, यहाँ पे फिर से बता दिया गया है। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएट डिग्री ऑफ any of the universities incorporated by an act of the central or state legislature in India or other educational institutions established by an act of parliament or declared to be deemed as university under section 3 of the University Grant Commission Act 1956। ठीक है, और possesses an इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। काफ़ी लोगों ने कई बार पूछा है कि सर क्या ऑनर्स ज़रूरी होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन में क्या ऑनर्स होना चाहिए? तो ऑनर्स नहीं है, मतलब सिंपल ग्रेजुएट भी हैं, किसी भी डिग्री किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द कमीशन फॉर टेकिंग द सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ पासिंग द रिक्विजिट क्वालिफाई एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन दैट इज डेफ। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपेयरिंग में, मतलब 3rd ईयर जिनका कंप्लीट नहीं हो पाया, फाइनल ईयर जो ग्रेजुएशन का है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये बताई गई है कि अगर आप एप्लीकेशन यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जो मेंस का जब आप फॉर्म भरेंगे डेफ 1, यहाँ पे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 1 जब आपको भरना पड़ेगा मेंस एग्जाम के लिए बाद में, उस टाइम पर आपको ग्रेजुएशन की पास्ड की मार्कशीट का जो प्रूफ होगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, तो सच प्रूफ ऑफ पासिंग द रिक्विजिट क्वालिफाई एग्जामिनेशन शुड हैव बीन इशूड लेटेस्ट बाय द क्लोजिंग डेट ऑफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। तो वो जो है डेफ जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा मेंस का, उसकी जो लास्ट डेट होगी तब तक आपके पास आ जाना चाहिए प्रूफ, जो है प्रूफ के तौर पे डिग्री। तो आप देख लीजिए, अगर आपको तब तक मिल जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है, जो मैं यहाँ पे कह रहा था आपको कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, अच्छे क्लियरली दिए गए हैं। एवरी कैंडिडेट अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन हु इज़ अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड 6 अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो एज की तो बात हमने वहाँ पे देख ली थी, यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए गए हैं। तो SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं 37 ईयर्स की एज तक। ठीक है, OBC के जो कैंडिडेट हैं वो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं 35 की एज तक। ठीक है, क्योंकि जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC के कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी यानी जो दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो वो अगर कोई दिव्यांग कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है या EWS से है या OBC से है तो उसको 9 अटैम्प्ट मिलेंगे। ठीक है, 9 अटैम्प्ट मिलेंगे। और
अगर कोई SC/ST कैंडिडेट है, दिव्यांग कैंडिडेट है, तो उसको वही जो अनलिमिटेड यहाँ पर अटेम्प्ट की बात कही गई है, तो वो वही मिलेंगे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख लीजिएगा, खुद से पढ़ के भी देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे लिखा है एन अटेम्प्ट एट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी डीम्ड टू बी एन अटेम्प्ट एट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, ठीक है, तो आपका एक अटेम्प्ट काउंट कर लिया जाएगा वहाँ पर। इफ़ ए कैंडिडेट एक्चुअली अपीयर्स इन एनी वन पेपर इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इट विल बी डीम्ड दैट द कैंडिडेट हैज़ मेड एन अटेम्प्ट एट द एग्जामिनेशन। तो अगर आप किसी भी एक पेपर में, मान लीजिए आप एग्ज़ाम 26 मई को आपका है, तो अगर फर्स्ट पेपर जो आपका होगा उसमें अगर कोई अपीयर हो जाता है, वहाँ पे साइन मतलब आपसे करवाया जाएगा ना, आप कर देते हैं, तो आपका अटेम्प्ट काउंट मान लिया जाएगा। उसके बाद CSET वाला एग्ज़ाम दें या ना दें तो भी आपका काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, ए कैंडिडेट हु इज़ अपॉइंटेड to the Indian Administrative Service or Indian Foreign Service based on the results of an earlier examination and continues to be a member of that service will not be eligible to appear at the Civil Services Examination 2024। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है 2022 का, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आ गया था, उनको IAFS मिल गया है, IAS अलॉट कर दिया गया है, या फिर इंडियन फॉरेन सर्विस, इन दोनों में से कोई भी अगर एक सर्विस मिल गई है, मान लीजिए कोई IFS बन गया है, ठीक है, तो उसको फॉरेन सर्विस दे दी गई है, वहाँ पे जॉब कर रहा है, ठीक है, ये फॉरेन सर्विस उसको अलॉट कर दी गई है, या IAS अलॉट कर दी गई है, तो दोबारा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट सर्विसेज हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई IFS बन गया है तो फिर और सर्विस कंटिन्यू कर रहा है, अगर उसने ज्वाइन नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं ज्वाइन किया है मतलब उसको तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर ज्वाइन कर लिया तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दोबारा। लेकिन अगर IPS अगर कोई है तो दोबारा दे सकता है, लेकिन IPS उसको नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कैंडिडेट हु इज़ अपॉइंटेड to the Indian Police Service based on the results of an earlier examination and continues to be a member of that service shall not be eligible to opt for the Indian Police Service on the basis of the results of 2024। ठीक है, तो IPS दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए IPS दे दिया गया है और नॉर्थ ईस्ट में आपको कार्टर वहाँ का दे दिया गया है, या एकदम मतलब नॉर्थ ईस्ट नहीं, अगर मान लो कोई साउथ इंडिया का है और नॉर्थ ईस्ट भेज दिया गया है, तो सोचते हैं कि चलो कैडर हमारा चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर IPS मिल गया है तो दोबारा IPS के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी IAS IFS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स, जो कि यहाँ पे अपेंडिक्स यहाँ पे 3 में दी हुई है, पढ़ सकते हो। फीस कितनी जमा करनी है? कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल SC ST और दिव्यांग कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फीस नहीं देनी है। तो यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट जो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी की, SC ST और दिव्यांग कैटेगरी के सभी कैंडिडेट, उनको कोई फ़ीस नहीं देनी है। बाकी सबको 100 रुपये फ़ीस जमा करनी होगी। तो 100 रुपये किसको किसको जमा करनी होगी? जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं, OBC कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं, EWS के जो मेल कैंडिडेट्स हैं, उनको सबको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी 100 रुपीज़। तो चाहे तो आप इसको बैंक में जाके जमा कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग के थ्रू जमा कर सकते हैं, या फिर वीज़ा, मास्टर कार्ड, या फिर UPI पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद कोई पॉइंट है यहाँ पर? कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू पे ए फर्दर फी ऑफ 200 रुपीज़। ठीक है, तो 200 रुपये बाद में मेंस जब डेफ आप भरेंगे, डेफ 1, तब आपसे लिया जाएगा। ठीक है, ये तो फिर दोबारा यहाँ पे रिपीट कर दिया गया कैसे अप्लाई करना है, कैसे मॉडिफिकेशन करना है। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशंस एनी सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम्स रिगार्डिंग एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, तो अभी आपको क्या है कि एज के रिगार्डिंग या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रीलिम्स के एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं आपको साथ में भेजना है। ठीक है, ये बाद में आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है विच विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ द मेन एग्जामिनेशन ओनली। ठीक है, तो मेंस के टाइम पे ये आपसे पूछा जाएगा। अभी आपको जो भी है, जैसे जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो सब आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा। अभी प्रूफ नहीं देना होगा अभी उस चीज़ का। और
बाकी यहाँ पे प्लान वगैरह दिया गया है कि कौन कौन से पेपर आपके होंगे, तो इसको तो आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। प्रीलिम्स में कितने पेपर होंगे, मेंस में यहाँ पे कितने पेपर होंगे, ठीक है। ये क्वालिफाइंग पेपर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद पेपर ऐसे का पेपर है, जीएस के चारों पेपर हैं, ऑप्शनल पेपर है, ठीक है। तो ये सब दिया है, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है 2025, इसकी ही मेरिट बनेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस दिया है, मेंस का सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस, ठीक है। इंग्लिश में दिया है, ठीक है। इंग्लिश में दिया है, और सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो भी दिया गया है, लेकिन इंग्लिश में है, ठीक है। हिंदी लिटरेचर वाला हिंदी में दिया गया होगा। जो लिटरेचर वाले हैं, जो जिस भी लैंग्वेज का लिटरेचर है वो उसी भाषा में दिया गया होगा। जैसे केमिस्ट्री का है तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया है। हिंदी में मैंने अपलोड किए हैं काफ़ी, जैसे सोशियोलॉजी का है, पॉलिटिकल साइंस का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, ये सब अपलोड किए हैं मैंने। हिंदी लिटरेचर का है तो आप वीडियोज़ के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, और ये जो हाईलाइट किया हुआ जो एप्लीकेशन, ये नोटिफिकेशन है, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे रहे हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा अगर कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, ठीक है। बशर्ते आपने ये पूरा वीडियो देख लिया हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।